एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारते पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी। बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ। और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से उस सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है।
तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या? तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। बहादुरी का कारनामा। अहमदाबाद नामी एक छोटा सा कस्बा समंदर के किनारे आबाद था। उस कस्बे में ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर थी। वहाँ के रहने वाले बहुत मिलनसार थे और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। इस कब्ज़े में फारूक और आमिर नामी दो लड़के रहते थे। इन दोनों को सैर करने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो दोनों रोज़ सुबह सवेरे सैर करने निकल जाते थे। एक रोज़ वो दोनों सैर करते करते काफ़ी दूर निकल गए। अचानक इनकी नज़र एक कश्ती पर पड़ी जिस पर से चंद लोग लकड़ी के बड़े बड़े संदूक उठा रहे थे। वो लोग मशकूक लग रहे थे और बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उन्हें देख रहे थे। अचानक उन दोनों को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिल दहल गया। एक आदमी उन पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने ऊंची आवाज़ में सवाल किया। जवाब न मिलने पर वो आदमी उन्हें अपने साथियों के पास ले गया। ये तुम किन बच्चों को साथ लेकर आ गए हो बशीर? उनमें से एक बोला। बॉस, ये दोनों हमें छुपकर देख रहे थे। बशीर ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन दोनों को रस्सियों से बांधकर गार में डाल दो, बॉस ने हुक्म दिया। दो आदमी आगे बढ़े और फारूक और आमिर को पकड़कर गार में डाल दिया। डर के मारे इन दोनों की गीगी बन गई और वो बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ देर तक गार के बाहर से आवाज़ें आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। मेरे ख्याल से वो लोग चले गए हैं, फारूक ने कहा। हमें इन रस्सियों से आज़ाद होने की कोशिश करनी चाहिए, आमिर ने चुपके से कहा। मेरी रस्सी कुछ ढीली है और करीब ही एक नुकीला पत्थर पड़ा हुआ है और मैं कोशिश करके आज़ाद हो सकता हूँ, फारूक ने सरगोशी की। फिर वो कोशिश करने लगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट की कोशिश के बाद वो अपने हाथ आज़ाद करने में कामयाब हो गया। उसने जल्दी जल्दी आमिर को खोला और पूरी कुव्वत के साथ अपने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। जब कस्बे के करीब पहुंचे तो दोपहर का वक्त हो रहा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां मौजूद इंस्पेक्टर जमाल को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर जमाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन रवाना हो गए। जब उन्होंने गार पर छापा मारा तो उन्हें अंदर से 10 संदूक बरामद हुए। ये संदूक सोने से भरे हुए थे। ये सोना पड़ोसी मुल्क से स्मगल होकर आया था और बहुत ज़्यादा मालियत का था। इंस्पेक्टर जमाल ने वो सारा सोना जब्त कर लिया और कमिश्नर के हवाले कर दिया। कमिश्नर ने इन दोनों लड़कों को इनकी बहादुरी पर 50-50 हज़ार रुपये इनाम दिए और इन्हें शाबाशी दी और इनका शुक्रिया भी अदा किया। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी, जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी है। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।